अस्सलाम वालेकुम। वेबिनार यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो ला यूनिवर्सिटी के इस वक्त आप डीन भी हैं और मुतादिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप मेरिटोरियस भी हैं और साथ में आपको ये भी बात बताते चलें कि आप इस वक्त अपने HEC के भी रिसोर्स पर्सन भी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पैनल पे। और हमें अभी इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे मेहमान शख्सियत एक्सलेंसी सर हामिद असगर खान। आप एम्बेसडर हैं मोरक्को के। यकीनन गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला पहले हम डॉक्टर साहब की जाने बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जैसे कोलाब्रेशन होती है, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी या इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके साथ कोलाब्रेशन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मोरक्को के जो एम्बेसडर साहब हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको भी वेलकम करता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो कोलैबोरेशन के हवाले से, तो मैं आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी को भी आपने डायरेक्टली पूछा और मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बात करूँगा और फिर मैं उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ आऊँगा। चूँकि मैं हायर एजुकेशन कमीशन को एज़ ए रिसोर्स पर्सन उसको रिप्रेज़ेंट भी करता हूँ। तो पहले तो ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को अब हम उस तरफ लेके जा रहे हैं कि चूँकि अब ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है और अब हम एक ग्लोबल विलेज में हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है वो अब नेशनल लेवल पे हमारी मुल्क की जो हमारे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका आपस में नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हैं, उनके साथ कंपटीशन है और हम अब उस मियार को, उस स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम ये भी कर रहे हैं कि जिससे अभी बात हो रही थी, हामिद साहब जो फरमा रहे थे, मैं वो सुन रहा था कि ये जो अभी वेबिनार के हवाले से, तो ये एक जहाँ पर कोविड की वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए हैं दुनिया भर में, एक फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा ये हुआ कि जो ऑनलाइन और जो इस तरह की जिन चीज़ों पर पाकिस्तान को 5 या 10 साल के बाद आना था, वो पाकिस्तान पहले ही कुछ 5-10 साल पहले भी उस पर आ गया। जैसे ऑनलाइन लर्निंग है या ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स हैं, तो अब जैसे अब हमारी ये एक वेबिनार हो रहा है, तो उससे हुआ ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी एक इम्प्रूवमेंट मिली है, स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, क्योंकि अब चूँकि अब हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उनके लेक्चर्स अरेंज करवा लेते हैं। वेबिनार के तौर पे हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उनसे बात कर रहे होते हैं, वहाँ के प्रोफ़ेसर वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ बात कर रहे होते हैं। तो उससे एक इम्प्रूवमेंट आई है और हम यही चाहते हैं कि चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी हो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ अपने-अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एरिया होता है, कोई ना कोई स्पेशलाइज़ेशन होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलाइज़ेशन है लॉ की है। इसी तरह अगर मैं NAD यूनिवर्सिटी की बात करूँ कराची में, उसकी इंजीनियरिंग की है। ऐसे अगर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेडिकल की, तो वो यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके जॉइंट वेंचर के तौर पर। जी। बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। हम अब यकीनन अपने एक्सीलेंसी सर हामिद असगर खान की जानिब बढ़ेंगे। आप एम्बेसडर हैं मोरक्को के। अच्छा सर, हम पहले तो ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होती है। मोरक्को में इस वक्त यूनिवर्सिटियों की तादाद क्या है और वहाँ का क्या तरीक़ेकार है कि अगर हम यहाँ की यूनिवर्सिटियों को वहाँ की यूनिवर्सिटियों के साथ कोई कोलैबोरेशन का, कोई MOU साइन का कोई तरीक़ेकार बनाए, तो क्या किस तरह तरीक़ेकार होगा? और उसमें यानी हमारे जो एम्बेसडर मोरक्को साहब हैं, वो किस तरह उसके में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का। मैं जो प्रोफेसर साहब ने बातें की हैं, मैं बिल्कुल यहाँ से ही बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आजकल जो दौर है वो ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस का है। हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो हमारा एक लेट्स से टीनेजर है
या 20s में नया ह्यूमन रिसोर्स मेल या फीमेल जो मार्केट में आता है, बुनियादी सवाल ये है कि कंपेयर टू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये शख्स अपने अंदर क्या सलाहियत रखता है, क्या इल्म रखता है, और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब की भी ये बात ठीक है कि अब ये ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। अब ये बिल्कुल काफी नहीं है कि अगर लेट्स से कि अगर हम एक रूरल एरिया में रह रहे हैं पाकिस्तान के, तो चकवाल वाला अगर ये सोचे कि जी मैं जेलम वाले से बेहतर हूं तो बस मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं है। अब आपके हर जो वर्कर है मार्केट के अंदर आपके मुल्क में, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स और बेंचमार्क्स हैं उसके साथ होगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, क्योंकि प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी लॉ से ताल्लुक रखती है, मैं लॉ के हवाले से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको मैं समझता हूं कि शायद हम पाकिस्तान के अंदर वो इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं दे पा रहे और उतनी अटेंशन नहीं दे रहे जितनी के बाकी दुनिया में है। लॉ को जो है फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो पुराने जमाने के जब लोग गारों में रहते थे और फिर जंगलों में रहते थे, उस जिंदगी में और आज की जो हमारी दुनिया के दरमियान जो फर्क मेन है वो ये है कि आजकल की दुनिया रूल ऑफ लॉ से रेगुलेट होती है। तो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि ये कॉन्शियसनेस जो है ये यूथ के अंदर आनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर फैलनी चाहिए, और ऑफिसर्स ऑफ द लॉ जो हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट जो हैं, इनका बाहर के मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक बहुत अहम रोल होता है। उनका अपना कॉन्डक्ट और उनका अपना बिहेवियर और उनकी अपनी जो 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 कंपोर्टमेंट है वो ऐसी होती है कि वो मिसाली होनी चाहिए, बिकॉज लॉ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। अब मैं थोड़ा सा मोरक्को की तरफ आता हूं जिधर मैं तैनात हूं। यहाँ एक बादशाहत है, मगर बादशाहत के नीचे एक पार्लिमानी निज़ाम भी चल रहा है। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जो डेवलपिंग ममालिक हैं उसके अंदर मोरक्को का एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल है जो कि ना सिर्फ कामयाब है बल्कि उसको हमें स्टडी करने की भी जरूरत है। मैं सिर्फ 4 शोबों का जिक्र करूंगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च ये लोग कर रहे हैं। एक तो इट इज द फील्ड ऑफ लॉ। इसके अंदर एक जुडिशियल कमीशन है, रॉयल कमीशन, जो इन परपेचुटी इनके लीगल मैकेनिज्म्स और लीगल सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहा होता है, ताकि वो लोगों को भी इंसाफ दें, वो इन्वेस्टर को भी इंसाफ दें, और स्टेट की कैपेसिटी हो कि जो बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में, उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रॉपरली करके लोकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए। दूसरी चीज है जो एक मिक्सचर है जी, दिस इज द रॉयल कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबे हैं जो कि दुनिया में अब इस वक्त तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये पानी की कमी, खाने पीने के वसाइल की कमी, और उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो इश्यूज हैं, और उसके अलावा जो ये ऑल्टरनेट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिसको क्लीन एनर्जी कहते हैं, इसके ऊपर जो है जी बहुत ज्यादा एम्फसिस है। तीसरी चीज जिसके ऊपर मोरक्को के डेवलपमेंट मॉडल में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो है जी सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। मतलब ये एक खित्ता ऐसा है, जिस तरह हमारे खित्ते में भी कई ममालिक हैं जिधर कई बरसों से जंग छिड़ी हुई है, तो जहां जंग होती है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, ये बड़ी क्लियर चीज है। अमन तो जरूरी। इनका इनका जीरो टॉलरेंस अप्रोच है, और बल्कि एक प्रिएम्प्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर द लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द टूरिस्ट, ये इनका एक कॉर्नरस्टोन है। और आखिरी चीज है जी एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन।
हम बात अक्सर करते हैं पाकिस्तान में, हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना चाहते हैं, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट्स को फरोग देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए। मगर एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास एनर्जी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट एश्योर्ड ना हो, अगर बिजली की शॉर्टेज है या गैस की शॉर्टेज है या पानी की शॉर्टेज है या स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है या लॉ एंड ऑर्डर एश्योर्ड नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट फिर वहां नहीं आती। अगेन गोइंग बैक टू व्हाट डॉक्टर साहब सेड कि इट इज ए ग्लोबल विलेज। आज अगर एक बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास 200 मिलियन या 500 मिलियन या $1 बिलियन है, उसके सामने पूरी दुनिया का नक्शा है, वो पिक एंड चूज कर सकता है। और यकीन मानिए कि वो अपना डॉलर उसी जगह लेके जाएगा जहां सबसे पहले उसकी जान महफूज होगी, उसके बाद उसका माल महफूज होगा, और उसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, ये सारी चीजें हैं, और जहां रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न सिक्योर हो। तो ये डेवलपमेंट मॉडल है जी यहाँ का, मोरक्को का, जिसपे ये बड़ी कामयाबी से आगे चल रहे हैं। और ये हम रिपोर्ट करते हैं बैक होम टू पाकिस्तान। और हमारी ख्वाहिश है कि क्योंकि ये भी एक मुस्लिम मुल्क है, ये हमारे से 7-8 साल बाद आजाद हुए, सो इट इज ए यंग कंट्री। इनके और कॉमनैलिटीज भी पाकिस्तान के साथ हैं, इनके साथ भी समंदर लगता है, इनके भी एक बड़े हमसाए के साथ माजी में जंग रही हुई है, इनकी भी एक बड़े हमसाए के साथ जमीनी तनाजा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन हैं हमारे दरमियान, और इनके डेवलपमेंट मॉडल को मेरी तो ख्वाहिश है कि हम अच्छी तरह स्टडी करके तो इसकी जो विनिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें जी। थैंक यू सर, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, आपके भी यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, तो हम कोलेब्रेशन वाली एक हवा चलाना चाहते हैं कि जी वहाँ पर MOU साइन हो, वहाँ के बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करें। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वहाँ पर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी टॉपर है जिसके साथ हम ये कर सकते हैं वेबिनार का सिलसिला, या फिर उनके साथ MOU साइन, या फिर उनके साथ कोलैबोरेशन का सिलसिला? जी, इसमें बड़ा अच्छा आपका सवाल है और बड़ा पर्टिनेंट इसलिए कि हमारे पास पाकिस्तान से अगले हफ्ते ही डेलीगेशन आ रही है। एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, वो अगरचे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मगर मेरा ख्याल है उनके तकरीबन 38,000 स्टूडेंट्स हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर साहब डेफिनेटली जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के नाम से है। तो उनके वाइस चांसलर तशरीफ यहाँ ला रहे हैं, और हम इसी सिलसिले में जो आपका सवाल है, हमने इनकी जो एक विजिट रखवाया है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में, ताकि ये लोग देख सकें कि इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ जो एजुकेशन है, जो कोर करिकुला है, उसके अंदर कोई ना कोई कंफॉर्मिटी या कोई ऐसी होनी चाहिए मैनेजेबिलिटी कि ये क्रॉस लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हो। उसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि मोरक्को के अंदर जो सबसे ज्यादा एक स्कोप है वो है जी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का। उसकी वजह यह है कि मोरक्को को कॉलोनाइज किया था फ्रांस ने, और फ्रांस जाहिर है वो यहाँ जो जुबान जिस तरीके से हमें ताजे बरतानिया ने कॉलोनाइज किया, तो हम लोग अंग्रेजी सीख गए और अंग्रेजी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ। तो इनके यहाँ जो है ये फ्रेंच चलती है, और अगरचे फ्रैंकोफोन वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है, मगर इंक्रीजिंगली ये ग्लोबल विलेज बनने के बाद इंग्लिश जो है वो वर्चुअली एक लैंग्वा लिंगुआ फ्रैंका बन गई है दुनिया में। और तमाम ममालिक के अंदर अब ये एक ट्रेंड आ चुका हुआ है कि लोग अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स खासे हैं, हमारा बहुत बड़ा बेस है, तो यहाँ देर इज ए स्कूल विच इज ए ब्रिटिश स्कूल। उन्होंने बल्कि बाकायदा मुझे अप्रोच किया था कि जी हम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग एकेडमी भी खोलना चाहते हैं, और हम अपना बल्कि वी कैन थिंक ऑफ ए कॉलेज इन ए जॉइंट वेंचर, अगर प्रोवाइडेड इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स पाकिस्तान से आप लाएं
और वो इधर आके रहें, इधर आके काम करें और इधर आके पढ़ाएं। सो कोऑपरेशन के एजुकेशन के फील्ड में सर्टेनली ऑनलाइन तो है ही है, मगर आखिरी बात मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा कि जो ट्रैवल होता है ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे जहन में भी यही है और ब्रिटिश स्कूल वालों से बात यही हो रही है कि अगर किसी कॉलेज या स्कूल से कोई जॉइंट वेंचर हो जाता है तो इसमें एक्सचेंज स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट हम ला सकते हैं कि मोरक्कन बच्चे बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तान जाके लेट से एक क्वार्टर जो है या एक सेमेस्टर जो वहां गुजार लें, और पाकिस्तान से इसी तरीके से इधर, जैसे मैंने कहा, बड़ा सेफ मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इधर हलाल फूड मिलता है, इधर मसाजिद हैं, इधर 5 वक्त अजान होती है, इधर का जो कल्चर सिवाय जो जुबान है, क्योंकि ये एक अरब, इट इज मोर ऑफ एन अरब कंट्री देन एन अफ्रीकन कंट्री। यहाँ जो जुबान बोली जाती है वो अरबिक है, और उसके अलावा ये यहाँ फ्रेंच बोलते हैं, और अब नई जनरेशन जो है इंग्लिश की तरफ जा रही है। तो इस सिलसिले में एक्सचेंज स्टूडेंट्स वाला जो है ये मामला, सर्टेनली अगर दोनों साइडों पे एक ही स्टैंडर्ड के या मिलते जुलते स्टैंडर्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि डेफिनेटली बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? दो दो बातें तो बहुत अच्छी आ चुकी हैं। जनाब एम्बेसडर साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि एक तो ये है कि वहाँ पर इंग्लिश के टीचर चाहिए। दूसरा ये है कि यानी एक्सचेंज के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आप वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे आ जा सकते। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपकी क्या राय है इस वक्त? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूंगा हामिद साहब की बात से। हमारा जो काफी चीजें हामिद साहब ने मेरी कवर कर दी जो मुझे कहनी थी। तो मिसाल के तौर पर ये मतलब अब मिसाल ये के क्या चाहिए आगे? जी, अच्छा, मिसाल के तौर पर ये कि जो स्टूडेंट्स, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान की बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाएं और वो एटलीस्ट एक सेमेस्टर वो वहाँ पढ़ें। और उसको हम ये कहते हैं, एक जॉइंट वेंचर भी एक डुअल डिग्री भी कहलाती है, और एक ये प्रोग्राम भी होता है कि कुछ वहाँ पर पार्शियल जिसे कहते हैं हम, कि एक सेमेस्टर के लिए या एक महीने के लिए हमारे बच्चे जाएं और वहाँ जाके पढ़ कर आए। इसी तरीके से हम ये भी ऑफर करेंगे कि पाकिस्तान में भी बाहर से स्टूडेंट्स आएं और वो हमारी यूनिवर्सिटीज में आकर एक सेमेस्टर के लिए, जिस तरीके से हम एक, चूंकि ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा और उसमें जो एमओयू साइन होगा उसका यही होता है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो हम चाहेंगे कि वहां से भी ऑफर हो। हमारी फैकल्टी एक्सचेंज, यानी 3 इसमें मेन एरियाज होंगे: स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज और रिसर्च एक्सचेंज। के स्टूडेंट जाएं, हमारे जो टीचर्स हैं वो जाएं कुछ दिनों के लिए। तो होता ये है कि जब वो टीचर जाएंगे वहां पर पढ़ाएंगे तो एक तो ये कि वहां के स्टूडेंट्स उससे फैसिलिटेट होंगे, दूसरे हमारे टीचर्स सीखेंगे। बड़ी जबरदस्त बात की है हामिद साहब ने कि जहाँ ये जो ट्रेवलिंग होती है दूसरे कंट्री में जाना और आना, इससे बहुत लर्निंग होती है। यस, ऑफ कोर्स, पहले पुराने जमाने में तो लर्निंग का यही सोर्स था कि लोग सफर किया करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। और इस नो डाउट कि जब आप डिफरेंट कल्चर में जाते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक तो ये होगा। तीसरा ये रिसर्च, रिसर्च में रिसर्च कोलैबोरेशन विद इन द कंट्री भी कर रहे होते हैं, टीचर्स भी कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो एक कंट्री टू कंट्री अगर कोई ऐसी रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें बहुत जबरदस्त किस्म की आउटपुट आता है, क्योंकि हर कंट्री का अपने अपने कुछ रूल ऑफ सेट होते हैं जिसमें जो है वो उसको बेस बना कर रहे होते हैं दूसरा कंट्री। अब जब वो दोनों कंट्री के अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर हम एग्रीकल्चर पे कोई रिसर्च हो रही है या मैरीन में हो रही है, अब जैसे उन्होंने कहा कि मोरक्को में भी समंदर लगता है, तो अगर मैरीन में कोई हो रही है रिसर्च तो मे बी कि एक दूसरे से लर्निंग हो। कुछ काम उन्होंने किया है किसी खास एरिया में, किसी खास एरिया में पाकिस्तान ने काम किया है, तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस जो है ना, जब वो एक्सचेंज होते हैं
तो उसका फायदा एक दूसरे को होता है। अच्छा, मैं आपकी जानिब फिर मुतवज्जो होंगे। सर हामिद असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद, मोरक्को से एम्बेसडर। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर ख़ास तौर टूरिज़्म की क्या सूरत हाल है, ख़ासकर जो पाकिस्तान से, अभी तो खैर कोरोना भी है, लेकिन वहाँ अब क्या सूरत हाल है? लोग अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इससे कोई रास्ते बन चुके हैं कोरोना की भी वजह से? जी, इनके जो है कोरोना मैनेजमेंट इनकी भी अच्छी रही। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो आबादी है वो 36 मिलियन है। तो हमारी माशाल्लाह मेरे ख्याल है शायद 220 अब कहा जाता है। तो उस हिसाब से कोई 6 गुना 7 गुना हमसे छोटा आबादी के हिसाब से ये मुल्क है। मगर इस पे मैं आपको ये बताऊं कि टूरिज्म इनकी इकोनॉमी का तकरीबन 12% से ज्यादा इनका जो जीडीपी है वो टूरिज्म और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से मुंसलिक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दे बिफोर द पेंडेमिक मोरक्को में रेगुलरली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टूरिस्ट हर महीने आ रहा था। ये साल का नहीं, ये महीने का। So they have been getting something like above 13 million tourists per year. अब सवाल ये उठता है, मैं कुछ घूमा हूँ मोरक्को में और जाहिर है बीइंग ए पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को भी अच्छी तरह जानता हूँ। ऑल्दो हमारा मुल्क साइज में जरा बड़ा है, सारा मुल्क नहीं देखा हुआ। देखिए, इन लोगों ने अपने समंदर को भी शोकेस किया है, इन्होंने अपने रेगिस्तान को भी शोकेस किया है, इन्होंने अपने पहाड़ों को भी शोकेस किया है, इन्होंने अपने शहरों को भी शोकेस किया है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया को अट्रैक्ट करने में। और इसको बड़ा इन डेप्थ एनालाइज हमने की करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि ये कैसे और क्यों यहाँ टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। इसके अंदर मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि सबसे पहली चीज है सेफ्टी। कि यहाँ का जो सोशल कल्चर है लोगों का, आप किसी जगह भी चले जाएं तो लोग वेलकमिंग और स्माइलिंग है। इसमें कई कई इलाकों में यहाँ गुर्बत भी है, बेकारी भी है, मगर यहाँ अभी तक 1.5 साल में मैं कभी किसी ऐसी जगह नहीं गया जहाँ के बंदा थ्रेटन्ड फील करे, जहाँ आप कोई अपने आप को खतरा फील करे। तो टूरिस्ट जो है और हाई वैल्यू डॉलर टूरिस्ट जो है वो नॉर्मली वेस्टर्न डेवलप्ड ममालिक का होता है, जिनके पास हार्ड करेंसीज होती हैं खर्चने के लिए। वो सबसे पहले वो इस चीज को देखते हैं। मैं नाम नहीं लेता, मगर 2 और इस्लामी मुल्क हैं हमसाए में बिल्कुल यहाँ, अगर आप उनको कंपेयर करें कि इनका 13 मिलियन टूरिस्ट आ रहा है तो उनका 13,000 टूरिस्ट नहीं उन मुल्कों में जाते। एंड द रीजन इज सेफ्टी। सो लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी, रूल ऑफ लॉ और सेफ्टी जो है ये तो बुनियादी चीज है। उसके बाद दूसरी चीज है जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे नॉर्दर्न एरियाज की बहुत बात होती है, हमारे बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं, मगर कई दफा हम सुनते हैं कि जी सड़क बंद हो गई, कई दफा सुनते हैं जी फ्लाइटें बंद हो गई। देखिए, टूरिस्ट जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टी वुट्टी लेके आया होता है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी अगर सड़क बंद हो गई है तो अब मैं 10 दिन बसा रहा हूँ, या अगर फ्लाइट 10 दिन नहीं आ रही तो मैं 10 दिन के लिए जो है वो कहीं मैं जाके फंस जाऊं। ये अनसर्टेनिटी जो है, ये दिस डज नॉट फिगर इन द टूरिस्ट माइंड। टूरिस्ट सर्टेनिटी चाहता है। तो इन्होंने मोरक्को के अंदर बीइंग ए स्लाइटली कंपैरेटिवली स्मॉलर कंट्री, इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना बेहतरीन बनाया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब छोटे से छोटे गांव में भी गया हूं तो हार्डली शायद एक दफा एक अनार के बाग के अंदर 200 गज कच्चे पे गाड़ी चलाई, वरना हर जगह मैंने देखा है कि रोड्स और क्वालिटी रोड्स। दूसरी चीज जो रोड के साथ है जी, बिजली। देखिए, कोई भी इलाका हो, जितना भी फार फ्लंग हो, अगर वहां बिजली पहुंची हो और बल्ब जल रहा हो ना जी, तो वो एक आउटलुक और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक आप पे आता है कि जी ठीक है, इधर रहा जा सकता है। तीसरी चीज जो बहुत खूबसूरत मैंने यहाँ देखी है, जो और मुल्कों में नहीं देखी, कि यहाँ आप किसी टूरिस्ट एरिया में चले जाएं तो अगर आप रात के लेट से $200-250 वाले होटल में रहना चाहते हैं तो वो भी दस्तयाब होगा, बट अगर आप $25 वाले में रहना चाहते हैं तो वो भी दस्तयाब होगा, मगर साफ होगा। यू सी, इन लोगों ने जो नेशनल इनका जो इथॉस और कल्चर है उसके अंदर सफाई के ऊपर इस कदर एम्फसिस है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
यहाँ बाकायदा आप किसी रूरल एरिया में गए हो तो शायद कभी कहीं आपको कचरे का ढेर नजर आ जाए, वरना ये है कि इन शहरों में जब भी हमारे मेहमान सरकारी पाकिस्तान से आते हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जी आप ये कैपिटल सिटी में आप फिर रहे हैं, अगर आपको कहीं सड़क के ऊपर कचरा कहीं नजर आए तो मुझे जरूर आपने बताना है। अच्छा, अगर यहाँ पर रुक के डॉक्टर साहब से ये कहें कि डॉक्टर साहब, अगर आप कोलेब्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं मुख्तलिफ जगह पर, खासकर मराको में, जनाब एम्बेसडर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप जब मराको घूमें और सर आपको ये कहें कि भाई कोई गंदगी का ढेर दिखा दे कोई जगह, तो फिर आप वहाँ पर क्या कहेंगे? आपकी क्या तरीक़ेकार होगा? पहली बात तो ये कि मैं बड़े गौर से सुन रहा था आमिर साहब की बातें, और अफ़सोस भी हो रहा था। उनकी तरक्की देख के या उनकी सफाई देखकर अफ़सोस नहीं हो रहा था। वो तो बड़ी तबीयत खुश हो रही थी कि चलें ऐसी कौमें भी हैं। मैं भी दूसरे ममालिक में गया हूँ और मैंने बड़ा, जैसे मलेशिया मैंने देखा, मैंने स्कॉटलैंड में गया, यूके में मैं काफ़ी अर्से मैंने वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट किया था। मलेशिया में मैं रिसर्च के हवाले से गया था। तो दुनिया के ममालिक में जब भी हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमें सफाई नज़र आती है और बड़ा अफ़सोस होता है। अब जैसे कराची की बात करूँ मैं, अगर कराची में तो अब जगह-जगह, कराची पूरा एक कचरे का ढेर बन चुका है। सॉरी, मैं बड़े माज़रत के साथ, हम उस कौम का हिस्सा हैं। हम अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते कि अगर हम आप भी डॉक्टर साहब, अगर मराको वहाँ पर जनाब मैं बस उसी तरफ आ रहा था, बस। लेकिन मैं थोड़ा-सा अफ़सोस का इज़हार भी तो मुझे करने दें। तो अफ़सोस का इज़हार ये है कि यहाँ पर बाढ़ जो भी है, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, वक़्त आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, हमें उम्मीद है, और हम भी उसका हिस्सा बनेंगे कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पिछली दफ़ा ये जब गिनी और पाकिस्तान के लिए हमारी ये वो चली थी, तो मैं एक फाउंडेशन के साथ, हमारा ये था कि हम ट्रीज़ लगाएँगे। तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ वो शुरू किया और मेरे स्टूडेंट्स ने हज़ारों पौधे लगाए, वो बहुत सारी जगहों पर, और वो यकीनन पौधे आज भी लगे हुए हैं, कभी न कभी दरख्त बनेंगे। इसी तरीके से अब मैं ये सोचता हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को लेके निकलूँ और निकल कर रोडों पे बस सफाई का हम ये करें। हम कहें चलो स्टूडेंट ही सफाई कर रहे हैं। गो के ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, ये टीचर्स का काम नहीं है। ये तो ज़ाहिर बात है, इसका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। केएमसी अगर है, कराची की अगर मैं बात करूँ, केएमसी है, डीएमसी है, तो बहरहाल ये उनका काम है। ये स्टूडेंट्स का तो नहीं, स्टूडेंट्स 1 दफ़ा कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे। हुँ। तो जहाँ तक मोरक्को की बात है, तो यस ऑफ कोर्स, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे नहीं पता थी। मैं तो चूँकि अफ्रीका के कंट्रीज़ के बारे में जो मेरा अपना, अब देखिए ना, वही बात होती है, घूमने-फिरने से, जाने देखने से चीज़ें पता चलती हैं। अभी यहाँ से बैठे हुए अगर मुझसे कोई पहले ही बात कहता मोरक्को की, तो मैं यही ज़हन में आता है, एक टिपिकल किस्म का एक अफ्रीकी कंट्री, कि जहाँ थ्रेड भी है, जहाँ सिक्योरिटी भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, और बिल्कुल हामिद साहब ने 100% का मतलब 100% कि अगर आपको बाहर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको चाहिए बाहर से इन्वेस्टर आए, तो उसको पहले नंबर 1 पर, और बल्कि सबसे ज़्यादा अगर मैं उससे और बहुत सारी बातें पूछूँ, तो वो कहेगा भाई 99% आप हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी दे दें। बिल्कुल। हमारा माल और हमारी जान महफूज़ हो, बाकी चीज़ें हम खब सब कुछ खुद कर लेंगे। तो ये चीज़ जो मोरक्को में बताई हामिद साहब ने, पाकिस्तान की बदकिस्मती कहेंगे कि यही रही है। देखिए ना, अगर मैं बात करूँ मलेशिया की और मैं बात करूँ यूएई की, तो इसकी कामयाबी में पाकिस्तान का हाथ है। कैसे? कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी थी, जो इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा था, वो पाकिस्तान से पहले अगर टर्न हो गया, तो वो यूएई की तरफ चला गया, और उसने कहा भाई थोड़ा-सा अगला स्टेशन देखें पाकिस्तान से आगे, तो उसको मलेशिया नज़र आया। तो अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी होती, तो ये पाकिस्तान में आना था, ये सारा का सारा जो था। तो बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि मोरक्को के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई हामिद साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, और इसका यकीनन फ़ायदा होगा कि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ से, अब जैसे इन्होंने कहा कि लाहौर यूनिवर्सिटी गए हैं, मैं कराची की यूनिवर्सिटी से बात करूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी, कि वो जाएँ और इस तरह के अपॉर्च्युनिटी देखें कि किस तरीके से हम मोरक्को की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें, उनसे कुछ सीखें, वहाँ से कुछ सीख कर आएँ, कि जिस तरह की वो कौम, देखिए बहैसियत कौम तरक्की करती है, उस कौम ने अपने
मुल्क को बनाया, साफ सुथरा किया, हर कौम का हर फर्द। देखिए ना, बात यह है कि ये जो सोसाइटी, जो कौमें होती हैं वो सोसाइटी से बनती हैं, और सोसाइटी का एक यूनिट जो होता है वो एक शख्स होता है। एक शख्स जो है वो यूनिट है। तो अगर एक शख्स किसी भी कौम का ये चाहे और ये सोच ले और तहिया कर ले कि भाई मैंने अपने हिस्से का काम करना है, सफाई का काम करना है, या मैंने सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम करना है, तो मैं समझता हूँ उससे सोसाइटी बनेगी, और जब सोसाइटी बनेगी तो उससे कौमें बनती है। अच्छा सर, मतलब आप एम्बेसडर है मोरक्को से, अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर यहाँ से यूनिवर्सिटी से कोई वफूद आपकी जानिब आ रहा है, जिस तरह कि आपने कहा कि अभी एक हफ्ता बाद आ रहे हैं, तो क्या तरीक़ेकार होगा उसका, और किस तरह यूनिवर्सिटियों से कोलैबोरेशन हो सकती है, क्या तरीक़ेकार हो, ताकि डॉक्टर साहब अभी सुन रहे हैं क्योंकि HEC के रिसोर्स पर्सन भी हैं, ताकि एक इल्म में आ जाए, तो किस तरह कोलैबोरेशन का सिस्टम बनाया जाएगा? देखें जी, इसमें मैं बड़ा आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जब एक सफारत खाना कराता है तो हमें दोनों तरफ ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी कई बड़े अनरेगुलेटेड किस्म के या अनरजिस्टर्ड किस्म के भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, जिनका शायद वो मयार ना हो जो कि होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो मैं फिर जब पाकिस्तान आया था, मैंने खुद, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने इनका कैंपस विजिट किया, मैंने मतलब स्टूडेंट्स को भी मिला, क्लासरूम्स में भी गया, लाइब्रेरियों में भी गया। वो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लाहौर के बाहर ठोकर न्याज बेग पे बहुत बड़ा कैंपस इनका है, और उसके ऊपर कई फैकल्टीज बनी हुई हैं। तो वो मैंने इनके साथ पूरा दिन वहाँ गुजार के अपनी तसल्ली करके, तो फिर इनका जो आप CV लेके और आउटलाइन इनका लेके, तो फिर मैंने इधर मैच मेकिंग शुरू की। तो नेचुरली अगर हम अपने मुल्क की कोई चीज़ बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं, तो हमारी यही ख्वाहिश बहैसियत एम्बेसी होती है कि एक वी शुड पुट ए गुड फुट फॉरवर्ड एंड मेक अ गुड इम्प्रेशन। डॉक्टर साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सोसाइटी और मुल्क का है वो फर्द वाहिद है, इंडिविजुअल। अब आप ये देख लीजिए कि GDP पर कैपिटा एक ग्लोबल मेजर है कि प्रोडक्टिविटी क्या है इंसान की। तो आपको हैरत होगी ये जान के कि मोरक्को के अंदर GDP पर कैपिटा $3,500 से ऊपर है, और उसी तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो GDP पर कैपिटा है वो $1,100 है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर वैल्यू टर्म्स में एक ह्यूमन रिसोर्स जो वर्कफोर्स में पाकिस्तानी है, उससे 3 गुना ज्यादा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी एक मोरक्कन दे रहा है। तो ये मेजर्स होते हैं जिससे हम देखते हैं कि मतलब कौमें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। मैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने जो सफाई के बारे में बात की, यकीन मानिए कि मैंने भी कई मुल्कों में तैनात रहे, और इंक्लूडिंग इंग्लैंड जहाँ डॉक्टर साहब ने तालीम हासिल की। ये जो सफाई है ना जी, ये भी एक बड़ा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है माशरे का, और हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो MOU तकरीबन फाइनलाइज हो गया है। हम रबात का, जो कि कैपिटल है मोरक्को का, और इस्लामाबाद का एक MOU पहला करा रहे हैं, और उसके अंदर बिलखुसूस ये हमने लिखा है कि जो इनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है मोरक्को का, रबात का, इसको हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो लाहौर के बाद और पिंडी के बाद अब तो इस्लामाबाद के अंदर भी वो सफाई का मेयार नहीं रहा जो एक जमाने में होता था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, वी वुड लव इट जी। हमारी विजन में तो एजुकेशन एक हमारी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, हमारी जो डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है, और क्योंकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड है, तो हम बीइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एटलीस्ट हमारे जो एजुकेटेड तबका हमारा है वो सारे अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज बन सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड मोरक्को, अगर एजुकेशनल कोलैबोरेशन हमारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स की जो है वो बढ़े, तो वी वुड बी ऑल फॉर इट। आप हमारे से इन टच रहें, और डॉक्टर साहब के मशवरे से आप यू कैन सजेस्ट एंड प्रपोज एनी गुड इंस्टीट्यूशन which must be recognized, which must be registered, and which must have a
गुड कैंपस एंड अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, ताकि मोरक्कन्स भी जब डिलीजेंस अपनी करेंगे कोई एमओयू करने से पहले, ताकि उस वक्त फिर कोई हमें एम्बैरेसमेंट फेस ना करनी पड़े, और एक अच्छा मैच मेकिंग के लिए वी आर ऑलरेडी ऑलवेज एट योर सर्विस। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे यहाँ पर? बड़ी खूबसूरत बात आ चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हामिद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यही होगा कि अब यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह से अभी एक यूनिवर्सिटी तो लाहौर से ऑलरेडी वहाँ जा रहे हैं जिस तरह से, और उसमें हामिद साहब ने भी बड़ा काम किया है। तो यही है कि मोरक्को कभी भी हमने उस तरफ नहीं सोचा था, जो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, या मैंने हायर एजुकेशन कमिश्नर से जब भी हमारी बात हुई है कि हम अगर कोलैबोरेशन की तरफ जाएँ, या हमने, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि अभी तक हम इस तरह से काम कर रहे थे कि जो स्पेशलाइज्ड एरिया हैं यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी के, या हम दूसरे मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी के, तो हम एक दूसरे से हम सीखें। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए मोरक्को में, कि जिस तरह से अभी हामिद साहब ने कहा कि बीइंग इंग्लिश स्पीकिंग, हमारी चूँकि बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर इंग्लिश में ही करिकुलम है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही सब कुछ, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश बोली भी जाती है। गो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन उसके बाद अगर मैं ये कहूँ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये भी गलत नहीं है। तो उसमें ये है कि यस ऑफ कोर्स कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूँ हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका दायरा इख्तियार, यानी जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी एक शहर में होती है, वो दूसरे शहर में अपना कैंपस खोलती है, और इसी तरीके से अपने एरिया को बढ़ाती है, अपने बिज़नेस को बढ़ाती है, अपनी लर्निंग को बढ़ाती है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये एक मोरक्को एक अच्छी मार्केट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है। गो के बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे दोस्त अहबाब बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन को। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहरहाल इदारों ने, पाकिस्तान के इदारों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये पिछले 8-10 साल में मैं बड़े अच्छे-अच्छे काम देख रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी हमारे इदारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें से हायर एजुकेशन कमीशन भी एक इदारा है जो जिसने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, अच्छे काम उसमें काम करने वाले अच्छे लोग हैं। तो अब हम मोरक्को को भी इस तरह से एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देख सकते हैं हायर एजुकेशन के हवाले से। सही। बिल्कुल अब हम आएँगे फेडरेशन की तरफ और चैम्बर की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं इनका भी एक खूबसूरत बिज़नेस के मामलात होते हैं। सर हम ये पूछना चाहेंगे कि वहाँ की और यहाँ की जो ट्रेड की क्या सूरत-ए-हाल है? फेडरेशन हाउस हमारे पास बने हुए हैं और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, वुमेन्स के भी चैम्बर बने हुए हैं। वहाँ मोरक्को में और यहाँ पर किस तरह आपकी कोलैबोरेशन होती है? क्या तरीक़ेकार होता है ख़ासकर ट्रेडिंग के हवाले से? देखें जी, मैं पिछले साल पाकिस्तान जब आया था, तो मैंने एफपीसीसीआई का दौरा किया था। तो उधर फिर जो प्रेसिडेंट और सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं, उन सबसे मुलाकात की, और बाकी पिंडी चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर और भी चैम्बरों से मुलाकात की। तो एफपीसीसीआई ने फिर एक 22 मेंबर डेलीगेशन लेके, तो ये पैंडेमिक से पहले ये लोग मोरक्को आए थे। तो मोरक्को में हमने उनके यहाँ चैम्बर से मुलाकातें कराई, बिजनेस ग्रुप से मुलाकातें कराई, मगर जो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव हमने ये लिया कि हमने एक यहाँ बिरयानी फेस्टिवल किया था जी। और उसमें ये था कि जो चावल हैं और जो शेफ है, वो एफपीसीसीआई वाले जो है वो वहाँ से कराची से लेके आए थे अपने साथ, और यहाँ हमने तकरीबन मेरे ख्याल है 300-350 लोगों को बुला के, जिसके अंदर डिग्नेटरीज भी थे, जिसके अंदर डिप्लोमेट्स भी थे, मीडिया भी था, मगर मोर इम्पोर्टेंटली जिसके अंदर बायर्स भी थे, जिसके अंदर सुपरमार्केट, सुपर स्टोर्स वाले लोग थे। तो ये हमने एक यहाँ बड़ा शानदार किया था बिरयानी फेस्टिवल। अच्छा, उसका असर ये हुआ कि हमारी एक साल में बावजूद पैंडेमिक के तकरीबन 70% एक्सपोर्ट जो है चावलों की पाकिस्तान से बढ़ी। यानी कि अगर लेट से पिछले साल 10 रुपए थी, तो इस साल 17 रुपए हो गई।
मतलब इस सेंस में। सो 70% जो है वो इंक्रीज हमारा इस एक इवेंट की वजह से हुआ। उस पर्टिकुलर इवेंट में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं थी, मगर जब उन्होंने ये नतीजा देखा तो तब से वो हमारे साथ इन टच हैं। और इस साल इंशाल्लाह जैसे ही ये अब वैक्सीनेशन वगैरह का जो अमल पूरा होगा तो हम इंशाल्लाह इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे। उसके अलावा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर 2-3-4 सेक्टर्स हैं जो कि बड़े यहाँ स्कोप है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का। एक तो स्पोर्ट्स गुड्स हैं। स्पोर्ट्स गुड्स हमारे पूरे पाकिस्तान में ही बनते हैं, बट सियालकोट इज वेल नोन फॉर दैट। ये स्पोर्ट्स मैड कंट्री है, यहाँ बहुत शौक है लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह का, एक्सरसाइज का बड़ा ट्रेंड है। तो स्पोर्ट्स वेयर भी और स्पोर्ट्स गुड्स भी जो हैं, ये जो फुटबॉल हो गए, बैट हो गए, दूसरी तीसरी चीजें हो गई, ये बहुत इसका है। तो सियालकोट चेंबर से भी हम इन टच हैं और हमारा इरादा ये है कि स्पोर्ट्स का और ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हम जॉइंट एक इधर वो करेंगे जी, अपना क्या कहते हैं, ट्रेड फेयर टू शोकेस पाकिस्तानी थिंग्स। इसके अलावा इधर वुड का काफी ट्रेंड है। एक इंटरनेशनल वुड फेस्टिवल होता है, तो इंटरनेशनल वुड फेस्टिवल मैंने पिछले साल अटेंड किया, तो वो बड़ा अच्छा वुड फेस्टिवल था। और उसके अंदर हमने फिर इनसे बात करके तो पाकिस्तान को कंट्री ऑफ ऑनर सिलेक्ट करवाया है। कंट्री ऑफ ऑनर होने का फायदा ये है कि पाकिस्तान के जो एग्जिबिटर्स आएंगे उनको तमाम स्टॉल फ्री मिलेंगे। अब आपको डॉक्टर साहब को भी पता ही होगा कि नॉर्मली जब आप बाहर ट्रेड फेयर्स में जाते हैं तो पर स्क्वायर फुट आपको एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है अपना स्टॉल कायम करने के लिए। तो कंट्री ऑफ ऑनर का यहाँ इन्होंने सिस्टम एक ये बनाया हुआ है कि भले 12 मुल्क या 15 या 20 मुल्क आ रहे हों, जो कंट्री ऑफ ऑनर होता है तो उनके जो डिस्प्लेयर्स हैं उनको ना सिर्फ वो फ्री डिस्प्ले स्पेस देते हैं बल्कि रिहाइश भी उनको फ्री देते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट भी उनको फ्री देते हैं। और मेरे ख्याल है कोई मील्स वगैरह भी एक आधा कोई मील भी दिन का जो है वो उस तरीके से करते हैं। तो ये भी ऑन होल्ड है पेंडेमिक की वजह से। जब ये होगा तो उसके बाद हमारे इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि ये वुड की बहुत बड़ी एग्जीबिशन के अंदर हम यहाँ इस तरीके से शिरकत करेंगे। तो चेंबर्स का और ये जो है बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप करना, ये बहुत एक जरूरी और हमारे काम का जो है ये बड़ा एक बुनियादी एक मकसद होता है। और इकोनॉमिक और ट्रेड डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है। और ये जितना कहा जाए आजकल की दुनिया में, तो आपको पता है पेंडेमिक के बाद हर मुल्क के अंदर अब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं। और इनको एड्रेस करने के लिए ग्लोबल ट्रेड एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर जितनी वाइब्रेंसी आएगी तो उतना हमारे फैक्ट्रियों के लिए अच्छा है, उतना हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, उतना हमारे काम करने वालों के लिए अच्छा है। तो सर्टेनली वी आर ओपन टू असिस्ट यू विद एनी एंड ऑल प्रपोजल्स इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एटसेट्रा जी। सर, हम एक और सवाल, एक ज़ाती सा सवाल है कि यकीनन आपकी भी बहुत सारी कारकर्दगी है, मुख्तलिफ ममालिक में भी रहे, तो आपने यकीनन कोई किताब भी लिख रहे होंगे या इस तरफ कोई तवज्जो होगी, या कोई ऑनररी कोई डिग्री यकीनन आपको किसी डिग्री से डॉक्टर साहब अभी सुन रहे हैं गौर से कि डॉक्टर साहब इतने बड़े एक्सलेंसी हैं और इतने बड़े काम कर रहे हैं, कोई डिग्री भी यकीनन एजाज़ी मिलनी चाहिए। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे कि अपने बारे में हमें ये बताएं कि इस वक्त तक कितने ममालिक में आप रहे एज एम्बेसडर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने हुकूमत पाकिस्तान को वो चीज़ें भेजी, या वो आइडियाज़ भेजे, या वो कारकर्दगी जो मुख्तलिफ ममालिक में आपने की जो उसको आप आज कलम बंद करना चाहें, तो क्या ऐसा कुछ जहन में, कोई ख्याल में, सोच में यकीनन होगा, तो हम चाहेंगे वो भी आपका कुछ करना। देखिए जी, जहां तक किताब की बात है, सर्टनली मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पब्लिक लाइफ में होते हैं वो किताब के बारे में सोचते भी हैं, कुछ ना कुछ नोट्स भी महफूज करते हैं। बट बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नेचुरली ये किताब लिखने का मौका तो रिटायरमेंट के बाद ही जो है वो आता है। वरना आपको बहुत केयरफुली वो जो टॉपिक भी जो है और उसके कंटेंट्स भी जो हैं, वरना वो बड़े फिर रिस्ट्रेन्ड और लिमिटेड किस्म के जो है वो रह सकते हैं। तो किताब की तो ये बात है।
दूसरा, मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि 28 साल से मैं हूँ फॉरेन सर्विस में, और 7 मुल्कों में मैं तैनात रहा हूँ, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया में 2 दफा रहा हूँ इत्तेफाक से, उसके अलावा जर्मनी में रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, स्पेन में रहा हूँ, और इधर अब मोरक्को में हूँ। सर इतना आपने सफर किया तो ब्रूदात तो बनती है किताब वगैरह लिखने की। नहीं जी, लिखेंगे, इंशाल्लाह लिखेंगे, बिल्कुल इसमें लिखेंगे। डॉक्टर साहब कल के हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बड़े अच्छी किताबों के मुसन्निफ है, जर्मनी ने किताबें पब्लिश की हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने आपकी, बल्कि निसाब पढ़ाया जा रहा है आपकी किताबों का यूनिवर्सिटियों में। मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब की आप किस तरह हेल्प करेंगे, किस तरह तरीकेकार सर की हम किस तरह मदद करें ताकि उनकी अच्छी अच्छी चीजें सामने आए, दुनिया पढ़े समझे। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मेरी 10 बुक्स जो हैं वो जर्मनी से पब्लिश हुई हैं, और 5 यूके से, 2 पाकिस्तान से, वंडरफुल। फेडरल यूनिवर्सिटी से पब्लिश। बिल्कुल किताब के लिए मेरी खिदमत हाजिर है, मैं ऑफर कर रहा बहुत मेहरबानी। हूँ। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस है, देखिए ना, बात ये है कि इतने ममालिक में हामिद साहब रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, और फिर ये सिफारत खाने का एक्सपीरियंस, इसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें, अभी तो ने इकोनॉमिक और ट्रेड की बात की, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे और भी क्रिटिकल इश्यूज भी होते हैं। तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है एक सफारत खाने में। जो हमारे मोअज़्ज़िज़ सफ़ीर हज़रात जो हैं वो अपने अपने मिशन पे लगे हैं, तो बड़ा काम कर रहे हैं मुल्क कौम के लिए। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि महाज पे लड़ रहे होते हैं, कई कई महाज पे लड़ रहे होते हैं ये, पाकिस्तान से बाहर जाकर ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है, और बड़ा अच्छा काम कर रहे आज होते हैं। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल, फिर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता, सकाफती जो प्रोग्राम्स हैं मोरक्को में पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसे तरतीब दिए जाते हैं, जैसे म्यूजिकल हो या मौसीकी की बात की जाए, या फिर और कोई सकाफती कोई प्रोग्राम मोरक्को में होते हैं खासतौर। जी, मोरक्को क्योंकि एक टूरिस्ट मुल्क है, इधर सकाफत पे बहुत तवज्जो दी जाती है। तो हमारा प्रोग्राम है, हमारे 3 मुख्तलिफ किस्म के हमारे सकाफती प्रोग्राम एक्चुअली तो 2020 में होने थे, वो सारे अब इंशाल्लाह 2021 में हम करेंगे। पहला तो ये है कि इसके अंदर एक कव्वाली का यहाँ बड़ी एक एप्रिसिएशन है, क्योंकि ये एक मुस्लिम मुल्क है, इधर भी सूफी ट्रेडिशन है, और बड़े तारीखी शहर हैं इनके, जिस तरह फैज़ और मराकश बहुत पुराने शहर हैं। इब्न बतूता आपको पता है, जो ट्रैवलर थे कदीम ज़माने के, वो यहाँ के हैं। तो इनका एक इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, फैज़ बहुत इनका तारीखी शहर है उसके अंदर। तो इन्होंने, इनकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट करके तो ख़ास तौर पे कहा था कि जी कव्वाल ग्रुप कोई पाकिस्तान से आप भिजवाएँ। तो वो फिर वज़ारत अमूर ख़ारजा से हमने फंडिंग लेके तो किसी को सिलेक्ट किया था कि वो आएँगे। दूसरी चीज़ है जी किताबें। यहाँ एक इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, और ऑल्दो ऑनलाइन का ज़माना है, मगर ये मेरे जैसे लोग जो पिछली जनरेशन के हैं, हमारे लिए तो किताब अभी भी बड़ी, वो मज़ा जो किताब पढ़ के आता है, वो ऑनलाइन किसी चीज़ को पढ़ने का मुझे तो कम से कम अभी तक आदत उस तरह नहीं पड़ी। बिलखुसूस किताब, आर्टिकल तो पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, बट किताब का मज़ा उस तरह पढ़ने का मुझे तो आता है। तो बुक फेयर के अंदर हमारी ख्वाहिश ये है, और अगेन इस पे काम हो रहा है, कि पाकिस्तान में जितनी किताबें छपती हैं, इंग्लिश में हो, अरबिक में हो, किसी और ज़ुबान में हो, वो हम एक कंटेनर 40 फुट का भर के वो हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ परमानेंटली इधर एम्बेसी में रख लें। क्योंकि ये बुक फेयर साल में 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, मुख्तलिफ शहरों में होता है। हम चाहते हैं कि वो बुक्स जो हैं वो इस एम्बेसी की परमानेंट लाइब्रेरी में रहें, कि जब भी बुक फेयर हो तो हम ले जाके तो अपना डिस्प्ले करें। अच्छा, इससे अब होता क्या है? मुल्क की इमेज की बात अभी डॉक्टर साहब ने की, और सॉफ्ट इमेज जो है, देखिए ये लोगों को बाकायदा हैरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में मोरक्को के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, पाकिस्तान के बारे में भी यहाँ कोई मालूमात नहीं है। इधर के लोगों का भी शायद मिलता जुलता ही ख्याल है पाकिस्तान के बारे में, कि भाई अफगानिस्तान के साथ है तो उसी किस्म के कोई मार धाड़ और जंगो जदल के हालात होंगे वहां। तो बुक्स डिस्प्ले करना,
मैं समझता हूँ कि एक माशरे की, एक मुल्क की, एक कल्चर की, एक सोसाइटी की जो डेप्थ है और उसकी जो सोच है और उसका जो कैलिबर है, उसकी बड़ी अच्छी अक्कासी है। तो दूसरा हमारा बुक्स है। तीसरी चीज है जी, मोर ट्रेडिशनल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये है टेक्सटाइल और फैशन। देखें, इधर भी जो शादियां होती हैं वो जिस तरह पाकिस्तानी तरीकाकार है कि 5-5 7-7 दिन फंक्शन चल रहे होते हैं, तो यहाँ एक उसमें एडिशन ये है कि ये एक दिन में जो खवातीन हैं फैमिली की, वो 2-2 3-3 दफा लिबास अपना चेंज करती हैं। यानी कि एक ही दिन के फंक्शन में दुल्हन जो है वो जाएगी और फिर चेंज करके आ जाएगी। तो ये जो टेक्सटाइल्स का और जो हमारी बड़ी वाइब्रेंट फैशन इंडस्ट्री है और जो हमारे कपड़े हैं, यहाँ वो पहनती हैं वो चोगा टाइप, जरा काफ्तान टाइप, बट उसके ऊपर जो काम हुआ होता है सिलाई कढ़ाई का, वो एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान में जिस तरह का होता है। तो तीसरी चीज जो हम वो करना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से क्लोथिंग और टेक्सटाइल डिस्प्ले और फिर एक जॉइंट फैशन शो जो है वो होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान से कुछ जो मॉडल्स होंगे वो मोरक्कन लिबास पहनेंगे और जो मोरक्कन लिबास है वो जो पाकिस्तान से आएंगी वो पहनेंगी। तो इस तरीके से टू शो ए सिमिलैरिटी एंड आल्सो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फैशन एंड एवरीथिंग। और चौथी चीज मैं आपको बता बैठा हूं कि वो फूड फेस्टिवल, बिरयानी फेस्टिवल जो है वो हम दोबारा वो करना चाहते हैं। तो ये एम्बेसियों के लिए, क्योंकि और भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत सारे काम होते हैं, तो एक क्वार्टर में अगर आप एक ही अच्छा फंक्शन कर पाए इस किस्म का कल्चरल, तो वो दैट इज रीजनेबल आउटपुट। जी हाँ। सर हामिद असगर खान साहब को हम चाहेंगे कोई पैगाम देना चाहें। जी, पैगाम यही है, मैं समझता हूँ कि बहुत भारी जिम्मेदारी हमारे असातिज़ा पे है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है ये इनके हाथों में है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी के, हमें बड़े गौर से इस तरफ देखना है कि हमारा मुल्क और माशरा किस तरफ जा रहा है। और मैं तो 70s में था इन स्कूल इन दी 1970s। शायद वक्त के साथ थोड़ी यादाश्त की खराबी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वैल्यूज कोई हम इम्प्रूव नहीं, ज्यादा सोशल और कल्चरल वैल्यूज को इम्प्रूव नहीं हम कर पाए विद द पैसेज ऑफ लास्ट 40 इयर्स। और इसके अंदर सफाई, रूल ऑफ लॉ, नेचर और सकाफत हमारी जो है, जो कदीम सकाफत है। मैं एक आखिरी बात ये पैगाम दूंगा कि मोरक्को के अंदर टूरिस्ट तारीख देखने आता है, तारीखी इमारत, तारीखी खंडर, तारीखी मतलब कि जी यहाँ फलाना बादशाह रहता था। और हमारे मुल्क में तो मिसाल के तौर पे सिंध में मैं मकली एक दफा खास तौर पे देखने गया। मतलब क्या वो किसी और मुल्क में अगर ये मकली का जो ग्रेव यार्ड होता, तो उनके मैं समझता हूँ कि वो हर अखबार, हर रसाले, हर पोस्टर के ऊपर वो उसकी तस्वीर होती। हम इन चीजों को शोकेस ही नहीं बिल्कुल करते, बल्कि हमने जो एक शायद बहुत बड़ी गलती की है कि हमने बहुत सारी अपनी तारीख को डिसोन किया है। देखिए, ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर हिंदू भी रहते थे, इसके अंदर सिख भी रहते थे, हुक्मरान रहे हैं, इसके अंदर पारसी थे, इसके अंदर जूस भी थे, इसके अंदर और भी कई मजहब के लोग थे। जो हिस्ट्री है ना जी, उसको जेलसली गार्ड करना चाहिए, मैं ये मैसेज दूंगा। ये नहीं करना चाहिए कि जी ये हिंदू का मंदिर था तो इसको मसमार कर दो, और ये सिख का है जनाब कोई हवेली पुरानी तो इसको गिरा दो। ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं। वन डे गॉड फॉरबिड वी विल डिस्कवर के नए बने हुए शाइनिंग किस्म के शीशों वाले प्लाजे हमारे पास रह जाएंगे, और फिर हम याद करेंगे कि क्या आलीशान इमारतें हमने जो हैं सारी की सारी अपने मुल्क में जाया कर दी। इनको प्रिजर्व करें, इनको शोकेस करें, इनको कैटलॉग करें और इनको प्रोजेक्ट करें। ये टूरिज्म लाने में बहुत मदद देगी। सर सब कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप। बस माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। अभी हम सामने अब इसके बाद तो कुछ बात नहीं रह जाती। बिल्कुल भारी जिम्मेदारी है हमारे साथ में। और मैं समझता हूँ कि एक
पाकिस्तान में अब तक जितना भी जो भी नुकसान हो चुके हैं उसको हमें अब आगे की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स जहाँ हामिद साहब ने ये बात की कि हम अपनी जो तारीखी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको हम उसकी हिफाज़त करें, उसको शोकेस करें और उसको सामने लेकर आएँ। साथ-साथ में ये भी है कि हमारी कौम के हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी समझना होगी और बजाय इसके कि जो अक्सर ये बात कही जाती है, सभी कहते हैं, मैं भी उसको कह रहा हूँ कि हम बजाय इसके कि ये पूछें कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि हम ये सवाल खुद से पूछें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया। तो बिल्कुल। मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी ये सोचने लगे और ये करने लगे कि भई मैं जितना मुझसे हो सकता है, तो वो मैं अपने मुल्क के लिए करूँ। तो मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क जो है वो एक बेहतरीन मुल्क हो सकता है दुनिया में, क्योंकि हमारी कौम बहुत अच्छी कौम है। जब ये पाकिस्तान से बाहर जाती है, अपने आप को मनवाते हैं, जहाँ-जहाँ ये गए हैं इज़्ज़त हासिल करते हैं, तो क्या वजह है हम अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को हम नहीं सँवार सकते, इतने ज़्यादा लोग हम हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम वो शुरुआत खुद से करें और वो अच्छे काम खुद से करें कि हम अपने हिस्से का काम कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम बहुत आला कौम है, बहुत बेहतरीन कौम है और हमारा मुल्क फिर बेहतरीन मुल्क होगा जो कि उसको होना चाहिए। बस ये। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप एम्बेसडर हैं मराको। थैंक यू जी। बहुत खूबसूरत बातें की आपने, हमारी रहनुमाई की और आपने एक तारीखी विरसे की बात की, सकाफत की बात की, एजुकेशन की बात आपने की और आपने जो सादत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की। आपने बहुत खूबसूरती की एक लहर फिर पैदा की है और वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ बहुत ही शानदार होते हैं, आपकी बड़ी खिदमत हैं, उस पर यकीनन डॉक्टर साहब ने भी अपनी खिदमत पेश की हैं। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यकीनन ये सिलसिला चलता रहेगा और आखिर में यही बात हम करेंगे कि जो अपनी तारीख और विरसे को हमेशा जिंदा रखता है वही कौमें तरक्की किया करती है। आपका बेहद शुक्रिया। शाकिर अली को वेबिनार यूनिवर्सिटी टाइम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।